आज मैं कक्षा 7वीं को उनके वसंत भाग 2 का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ को लिखा है यतीश अग्रवाल ने और ये पाठ दरअसल विज्ञान से ही लिया गया है। इस पाठ में हम रक्त और हमारे शरीर के बारे में और रक्त के भीतर छिपे सभी कणों के बारे में जानेंगे। और इस पाठ के मुख्य चरित्र हैं दिव्या और अनिल। ये दोनों छोटे बच्चे हैं। इन्हीं के माध्यम से एक कहानी लेखक ने लिखी है, ताकि हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रक्त को बड़ी ही आसानी से सरलता के साथ समझ पाए। तो आइए कहानी को सुनते हैं। पढ़ती हूँ मैं, आप सुनिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या अनिल से छोटी है, अनिल की छोटी बहन है। वो वैसे थोड़ी कमज़ोर है, पर कुछ दिनों से उसे कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा, यानी अनिल उसे अपने साथ क्लिनिक ले गया या हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है। क्योंकि खून की कमी के ही ये लक्षण हैं, भूख ना लगना, कमज़ोरी। जांच करा कर देखते हैं, यानी टेस्ट करना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखते ही पहचाना और कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को, यानी उसकी बहन को, खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। आपने कभी किसी को रक्त देते हुए या रक्त लेते हुए देखा ही होगा, कभी ना कभी। घर पर कभी कभी लोग आते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से रक्त लेने के लिए, या आपको भी क्लिनिक जाकर रक्त देना पड़ता है। तो रक्त को एक शीशी में पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे बूंद ब बूंद स्लाइड पर फेंका जाता है और फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाता है। तब जाके पता चलता है रक्त में सारे जो पदार्थ है, पार्टिकल्स हैं, सब सही है कि नहीं। तो अब स्लाइड पर लगा दिया रक्त को डॉक्टर दीदी ने और फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में आना और रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल में पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी अनिल बिना डॉक्टर दीदी के परमिशन की, इजाज़त के भीतर नहीं घुसना चाहता था, इसीलिए उसने दस्तक दी, नॉक किया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने इशारे से कहा कि अनिल पास रखी कुर्सी पर बैठ जाओ। अनिल बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से, यानी एक साफ तौलिए से हाथ को पोंछ लिया, क्योंकि हर एक इंसान के खून में कई तरह के रोगाणु भी हो सकते हैं और अगर हम साफ नहीं रखेंगे अपने हाथों को और उसे साफ कपड़े से नहीं पोंछेंगे तो वो रोगाणु हमारे शरीर में भी घुस सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए और इस पैंडेमिक में तो और भी अच्छी तरह से 2 घंटे में एक बार हाथ ज़रूर धोना चाहिए। अगर हम साफ़ सफाई बरकरार रखेंगे तो हम इस कोरोना के जंग में जीत ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो स्लाइड की जांच पूरी हो गई तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथों को पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, यानी सच में उसे रक्त की कमी हो गई है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा उठी कि दीदी एक सवाल पूछूं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? दीदी ने कहा, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, देखने में तो ये रक्त लाल द्रव के समान लगता है, यानी रेड कलर का लिक्विड लगता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर देखो तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं, यानी किसी रहस्य से कम नहीं। इस तरह भानुमति के पिटारे से तरह तरह की जादुई चीज़ें निकलती हैं। पिटारा इतना सा होता है और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती ही जाती है और हम सोचते रहते हैं कि इतने से बक्से में इतनी सारी चीज़ें कैसे रखी हुई थी। बिल्कुल उसी तरह से रक्त के एक एक बूंद में इतने सारे कण पाए जाते हैं कि रक्त को भी हम भानुमति के पिटारे से कम नहीं कह सकते। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो तरल भाग है, लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये एक प्रोटीन है, यानी प्रोटीन से बना है। दूसरा भाग है प्लाज्मा में तैरने वाले कुछ कण। कुछ तो लाल रंग के कण होते हैं जिन्हें हम लाल रक्त कण कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। कुछ सफ़ेद रंग के कण होते हैं जिन्हें हम सफ़ेद रक्त कण कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका अपना कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिन्हें हम प्लेटिलेट भी कहते हैं या बिंबाणु कहते हैं हिंदी में। तो ये सारे कण प्लाज्मा प्रोटीन में तैरते रहते हैं और इन सभी कणों में लाल रक्त कण सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त का रंग हमें लाल नज़र आता है। इतना कहकर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लाल रक्त कण। ठीक है, अब स्लाइड देख, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी सी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक तरह की मिठाई है बच्चों। दीदी बोली, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल गोल और दोनों तरफ से चपटे, यानी अवतल, बीच से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, यानी एक बूंद रक्त में 1 लाख से भी ज़्यादा लाल रक्त कण पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख हमें लाल रक्त कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त जो है वो सिर्फ लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए रात दिन काम करते रहते हैं। क्या काम? हम जब सांस लेते हैं, प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो वो साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ये लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। और इनका जीवन काल बस 4 महीने होता है। 4 महीने के बाद ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं हो जाते, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से वो नष्ट होते रहते हैं। तो अनिल को अचानक से एक डाउट हुआ। उसने पूछा, तब तो कुछ ही महीनों में हमारे शरीर से सारे रक्तकण, लाल रक्तकण खत्म हो जाते होंगे। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराई और बोल उठी, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए रक्तकण भी बनते रहते हैं जो नष्ट हो गए लाल रक्तकणों की जगह ले लेते हैं। अब ये लाल रक्तकण बनते कहाँ हैं? हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है जिन्हें हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। उसी के अंदर ये लाल रक्तकण बनते ही रहते हैं। यानी लाल रक्तकण के बनने का कारखाना है हड्डियों का मज्जा। पर लाल रक्तकण बनाने के लिए इस मज्जे को कुछ चीज़ों की, कुछ कच्चे माल की ज़रूरत होती है, यानी रॉ मटेरियल्स, जैसे प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। और ये सारे कच्चे माल हमें पौष्टिक आहार से और संतुलित आहार से मिलते हैं। यानी अगर हम संतुलित पौष्टिक आहार खाते हैं, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, तभी जाकर हमें
प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलती है सही मात्रा में, और तब जाकर हड्डियों के मज्जे के अंदर लाल रक्त कण बन पाते हैं। इसके लिए हमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी फ्लेश, मीट या चिकन, ये सब उपयुक्त मात्रा में खाना चाहिए। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसे दूध के सारे प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, और सारी हरी सब्जियों को खाना चाहिए, फल खाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों में यानी हड्डियों के अंदर के इन मज्जों में कच्चा माल नहीं पहुंचेगा। आवश्यकता अनुसार जितना कच्चा माल उसे चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, और नतीजा ये होता है कि लाल रक्त कण बन ही नहीं पाते। ठीक है, सिर्फ लाल रक्त कण ही नहीं, सफ़ेद और ये जो हमने पढ़ा ना बिम्बाणु, प्लेटिलेट्स, ये सभी हड्डियों के अंदर जो मज्जा है उसी के अंदर से तैयार होते हैं। ठीक है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया कि अगर हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेंगे तो क्या हम एनीमिया जैसे रोग से बच सकेंगे? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया के बहुत सारे लक्षण या कारण हो सकते हैं, परंतु हमारे देश भारत में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। कि हम लोग खाना तो खाते हैं पेट भरने के लिए, पर पौष्टिक आहार नहीं खाते, न्यूट्रिशियस पौष्टिक खाना नहीं खाते। हम बाहर का खाना खाते हैं, होटल रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, जंक फूड या प्रिजर्वेटिव्स दिए हुए ऐसे फूड खाते हैं, पैक्ड फूड। पर हम एकदम साफ़ सुथरे और एकदम ताज़े फल, सब्जियां या खाना घर पर बनाकर नहीं खाते, और इसीलिए जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उन्हीं को रक्त की कमी या कमज़ोरी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा एक और कारण है रक्त की कमी होने का, वो है पेट में कीड़ों का होना। अब ये कीड़े शरीर के अंदर कैसे आ जाते हैं? ये कीड़े दूषित जल या फिर दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो दूषित हैं या ऐसा पानी जो दूषित है, स्वच्छ नहीं है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से जो घर में बनाया गया जो खाद्य पदार्थ है उसी को हम ग्रहण करें, बाहर का खाना न खाएं, और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, और जब कभी भी पानी पिए साफ पानी ही पिए, बाहर का कहीं का भी पानी ना पिए। और हाँ, दीदी ने बताया अनिल को कि एक किस्म के कीड़े होते हैं जो ज़मीन पर यानी ज़मीन के ऊपरी सतह पर उनके अंडे रहते हैं, और इन अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है, ये लार्वा जो है वो त्वचा के रास्ते से यानी हमारे स्किन से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत यानी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का एक सहज उपाय है कि हम खुले में शौच ना करें, केवल शौचालय का ही प्रयोग करें। ठीक है, और इधर उधर नंगे पैर बिल्कुल न घूमें, हमेशा चप्पल पहने। नंगे पैर हमें कहीं पर भी नहीं घूमना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय का यानी टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटिलेट कण ये भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु यानी सफ़ेद कण दरअसल सोल्जर्स हैं, फाइटर्स हैं हमारे शरीर के। जब भी कोई रोगाणु यानी जर्म्स शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है यानी हम पर आक्रमण करता है, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं
और जहाँ तक संभव हो पाता है इन रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर करने नहीं देते, उनको नष्ट कर देते हैं। बस संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें हर दूसरे दिन छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती। अगर ये सफ़ेद कण नहीं रहे तो हम हमेशा 1-2 दिन में बीमार पड़ते ही रहेंगे। और बिंबाणु यानी प्लेटिलेट का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, यानी रक्त को जमा देना ताकि चोट लगने पर रक्त का बहाव कभी बंद हो जाए। अब उसके लिए रक्त को जमा देना ज़रूरी है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है ज़रा देखिए। रक्त का एक तरल भाग है ना, प्लाज्मा, जिसके अंदर ये कण रहते रहते हैं। ये प्लाज्मा दरअसल एक विशेष किस्म की प्रोटीन है जो हमारी रक्तवाहिका जब कट जाती है, यानी हमारा त्वचा हमारी या फिर रक्त को वहन करने वाले हमारे जो वेन्स या आर्टरीज हैं, उनमें उनकी दीवारों में अगर कहीं कट जाती है, फट जाती है दीवार और वहाँ से खून बहता है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेता है। उस जगह पर, कटी फटी जगह पर एक जाली बना लेता है। उस जाले में अब जो प्लेटिलेट्स हैं, बिंबाणु, वो चिपक जाते हैं एकदम, ताकि कोई छिद्र ना रह जाए। और फिर उस जगह को, यानी उस दीवार में जो दरार आई थी, उस दरार को भर देते हैं, जिससे अब रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी ने समझाया, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, यानी रक्त के बहाव को कम करने के लिए अगर घाव गहरा है तो स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, धागे से, सुई से जो स्टिच लगाते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि रक्त ज़्यादा ना बह जाए, और उस कपड़े के दबाव से रक्त का बहना कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, यानी ब्लड डोनेशन, रक्त देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड बैंक में हर तरह के ग्रुप के ब्लड पाए जाते हैं। अब ग्रुप चेक करना पड़ेगा और फिर ब्लड बैंक से वो ब्लड लाना पड़ेगा और फिर चढ़ाना पड़ेगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल को दरअसल ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता नहीं था। तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद पहले, यानी जिसको चोट लगी है, जिसे रक्त की ज़रूरत है, उसके रक्त की पहले जांच होती है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। फिर उसी रक्त समूह का, यानी उसी ब्लड ग्रुप के रक्त खोजे जाते हैं और फिर उसी रक्त को चढ़ाया जाता है। जिस किसी का भी ब्लड हम नहीं चढ़ा सकते, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होगा? यानी अगर खून देने लायक ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले तो क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी ब्लड बैंक में हर समूह के रक्त पाए जाते हैं, हर ग्रुप के रक्त। यानी ब्लड डोनेशन कैंप जब होता है तब लोग अपना ब्लड देते हैं ना, डोनेट करते हैं। उन्हीं ब्लड को ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। ज़रूरतमंदों को वो ब्लड फिर दिया जाता है ताकि वो समय रहते उस ब्लड को चढ़ा सके। प्राय हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक तो होता ही है, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों के रक्त तैयार रखे जाते हैं, और इनको कहते हैं रक्त का भंडार। ताकि रक्त का भंडार एकदम सुरक्षित रहे, इसीलिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तब दीदी ने कहा, नहीं, तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से कम अगर है तो आप नहीं कर सकते रक्तदान।
और अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और एकदम हट्टे कट्टे स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान ज़रूर कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से लोगों के अंदर ये डर रहता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी या इंसान को कोई खतरा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये विचार बिल्कुल निराधार है, यानी इस विचार का कोई आधार ही नहीं है, बेसलेस है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। अगर हमने 300 मिलीलीटर ब्लड डोनेट किया, रक्तदान किया, तो कुछ ही दिनों में वो रक्त फिर से बन जाएगा हमारे शरीर के अंदर। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दीदी ने इस तरह से अनिल को रक्तदान के बारे में समझाया। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने अब दीदी से कहा कि मैं जब 18 वर्ष का हो जाऊँगा उसके बाद मैं रक्तदान नियमित रूप से करूँगा और मुझे डर नहीं है रक्तदान से। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए, यानी उसकी पीठ ठोकते हुए उसे कहा शाबाश। ठीक है, उसे शाबाशी दी।